बच्चों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने अंग हैं, जीवों में इसका पाया जाना क्यों आवश्यक है। आइए बात करें जैव प्रक्रम। जीव शरीर की सजीवता तथा अंतः वातावरण की अखंडता को बनाए रखने के लिए जितनी भी क्रियाएं आवश्यक रूप से शरीर में होनी आवश्यक होती हैं, उनको सामूहिक रूप से कहते हैं जैव प्रक्रम। अब बच्चों, ये अंतः वातावरण की अखंडता क्या है? किसी जीव शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं तभी संपन्न हो सकती हैं जब उसके अंदर का तापमान, रासायनिक साम्य, पारस्परिक पीएच मान तथा अन्य सभी दशाएं अनुकूल होती हैं, तभी शरीर की सभी क्रियाएं संभव होती हैं। तो इस अंतः वातावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। और यह स्थिर अंतः वातावरण ही कहलाता है अंतः वातावरण की अखंडता अथवा होम्योस्टेसिस। तो जैव प्रक्रम जीव शरीर की सजीवता और अंतः वातावरण की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं को सामूहिक रूप से नाम दिया जाता है जैव प्रक्रम। सभी जीव जातियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं, छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु सभी जीव जातियों में कुछ समानताएं आवश्यक रूप से पाई जाती हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें निर्जीवों से पृथक कर लेते हैं। ये जो समानताएं हैं यही सामूहिक रूप से कहलाती हैं जैव प्रक्रम। तो आइए देखें जीव शरीर में वो कौन कौन सी समानताएं हैं जिन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जिनके आधार पर हम सजीवों को निर्जीव से पृथक कर सकते हैं। देखिए, प्रजनन, गमन एवं गति, संवेदनशीलता, वृद्धि एवं विकास, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, आनुवंशिकता एवं वंशागति। ये ऐसे लक्षण हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो निर्जीवों में नहीं पाई जाती, मात्र सजीवों में ही पाई जाती है। ये सजीवों का एक लाक्षणिक गुण का समूह है। इन्हें ही सामूहिक रूप से कहते हैं जैव प्रक्रम। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार आनुवंशिकता एवं वंशागति जैव प्रक्रम के प्रजनन खंड के अंतर्गत माने जाते हैं। अतः उनकी दृष्टि से 7 लक्षण ही जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक अंगों की हम चर्चा करेंगे। तो आज के चर्चा का विषय है प्रजनन। देखें, प्रजनन। बच्चों, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? क्या पोषण, उत्सर्जन, इन सब की क्रिया की भांति क्या जनन भी जीवों की सजीवता को बनाए रखने के लिए या शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है? आइए जानें इस तथ्य को। क्या जीवित रहने के लिए प्रजनन का होना आवश्यक है? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवों के जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती और न ही जीव के शरीर को स्वस्थ एवं सुचारू रूप से कार्यशील बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। अपितु जनन की आवश्यकता जीवों को अपने समान संतति उत्पन्न करके पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। आज हमें अनेकों जाति के सदस्य दृष्टिगोचर होते हैं, हमें दिखते हैं विभिन्न प्रकार के जीवों के सदस्य। इसका मतलब जीवों में जनन होता है और जनन के फलस्वरूप प्रत्येक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करके पृथ्वी पर सृष्टि में अपनी सत्ता को बनाए रखने का प्रयास करता है। यह क्षमता प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, इसे कहते हैं प्रजनन क्षमता तथा यह प्रक्रिया कहलाती है प्रजनन। विभिन्न जाति के सदस्यों में जनन की कई विधियां पाई जाती हैं। बच्चों, मूल रूप से पौधों और जंतुओं में दोनों में जनन की विधियां पाई जाती हैं। जनन की क्षमता पौधों में जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु कुछ प्राणी भी ऐसे हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। देखें, जनन का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के फलस्वरूप प्रत्येक जाति के पैतृक लक्षण की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती है। प्रत्येक संतान अपने पैतृक पीढ़ी अर्थात माता पिता के साथ समानता दिखाता है। यह जन्म के फलस्वरूप ही हो सकता है। इसलिए
प्रत्येक जीव जाति अपने पैतृक पीढ़ी के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं, जो जीवों का लाक्षणिक गुण कहलाता है, जिसके आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। ये जनन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जनन द्वारा जीव जातियों के गुणसूत्रों की संख्या स्थिर एवं अनवरत बनी रहती है। हजारों वर्ष पूर्व जब मानव जाति की उत्पत्ति हुई, उस समय भी मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते थे, और हजारों वर्ष पश्चात भी आज भी मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्रों का पाया जाना मानव जाति का एक लाक्षणिक गुण है, जिसके आधार पर हम मानव को अन्य सदस्यों से अलग पृथक रूप से वर्गीकृत करते हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या का अनवरत स्थानांतरित होकर अगली पीढ़ी में जाते रहना भी जनन का ही एक अंग है, जनन का ही एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला महत्व देखें, प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न सदस्य माता पिता दोनों के साथ कुछ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, परंतु कुछ लक्षणों में वो माता पिता से भिन्नता भी प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, ये छोटे छोटे जो अंतर होते हैं उन्हें कहते हैं भिन्नताएं। ये कई कारणों से उत्पन्न होते हैं, और यही छोटी छोटी भिन्नताएं जब वंशानुगत होते हुए माता पिता से अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में इस प्रकार स्थानांतरित करते हुए जब परस्पर जुड़ते जाते हैं, तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व ये सभी भिन्नताएं परस्पर जुड़ करके एक बड़ी भिन्नता का रूप ले लेती हैं, और उस कारण से सदस्य अपने पूर्वजों से पूर्णतः भिन्न दिखने लगता है, और तब उनसे हम नई जीव जाति की संज्ञा देते हैं। अतः जाति की उत्पत्ति में भी प्रजनन का अत्यधिक महत्व है। प्रजनन के दौरान नर एवं मादा सदस्यों के मिलने से कुछ रोग दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चों, आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे वर्णांधता, हीमोफीलिया, ऐसे सेक्स लिंक्ड डिजीज, लिंग संलग्न गुणों के बारे में बताएंगे आपको। अभी आप ये जान लें कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको उत्पन्न करने के लिए सुप्त जीन जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यदि उनके साथ कोई प्रभावी जीन्स आ जाए तो वह सुप्त जीन दब जाता है और रोग उभर नहीं पाता। जैसे कि मान लें ये एक्स गुणसूत्र है, और एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता का जीन्स है। यदि इसके साथ ही गुणसूत्र पर भी कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता का सुप्त जीन होगा तो यह सदस्य वर्णांध हो जाएगा, अर्थात इसे हरे और लाल रंग में विभेद करने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाएगी। यह दशा तब होगी जब दोनों एक्स गुणसूत्रों पर सुप्त जीन पाए जाएंगे वर्णांधता के। परंतु यदि किसी एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता के जीन्स हैं और ये सुप्त हैं, दूसरे गुणसूत्र पर वो जीन अनुपस्थित है। अनुपस्थिति का मतलब होता है उसके पास स्वस्थ का जीन है, स्वस्थ जीन, और स्वस्थ जीन सदैव प्रभावी होता है। तो यहाँ पर पाया जाने वाला स्वस्थ जीन प्रभावी होने के कारण इस सुप्त जीन को दबा देगा। तो इस सदस्य में वर्णांधता के जीन होने के बावजूद भी इन सदस्य में रोग का लक्षण उत्पन्न नहीं होगा, यह रोग दब जाएगा। तो इस प्रकार रोगों को दबाकर हम मानव जाति के विकास की बात कर सकते हैं, रोगों के प्रसार को रोक सकते हैं। यह भी प्रजनन का ही एक अंग है और सुजनन की एक विज्ञान की शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर मानव जाति के विकास की बात करते हैं, उसे कहते हैं सुजनन की। जब हमें पता चल जाता है कि फला सदस्य में एक सुप्त जीन रोग वाला है, तो उस व्यक्ति का विवाह किसी हम ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसमें प्रभावी गुण वाले जीन्स मौजूद हो। इससे क्या होगा, दोनों के संपर्क से प्रभावी वाला जीन्स सुप्त जीन को दबा देगा और वह जो रोग उत्पन्न होने वाला था वह हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से जनन का एक महत्व यह भी है कि प्रजनन के दौरान नर एवं मादा सदस्यों के मिलने से कुछ रोग दशाएं उत्पन्न करने वाले सुप्त जीन पाए जाते हैं
और उन शुभ जीन्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावी जीन्स की उपस्थिति में अपना प्रभाव दिखाने से रोक सकते हैं, जिससे आनुवंशिक रोगों का प्रसार रुक जाता है। इस प्रकार सुजननिकी के सिद्धांत, मैंने पहले बताया कि सुजननिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर मानव जाति के विकास की बात करते हैं। इस प्रकार सुजननिकी के सिद्धांत के आधार पर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हम पहले से तय कर लें किन दो सदस्यों को आपस में मिलना है, किन को नहीं मिलना है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत मानव जाति के विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार जनन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है। अब हम बात करेंगे प्रजनन की विधियां। पौधों एवं जंतुओं में प्रजनन की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में प्रजनन की क्षमता प्राकृतिक रूप से अधिक पाई जाती है, परंतु कुछ जंतु भी ऐसे हैं जिनमें प्रजनन की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। जैसे एक मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे दे सकती है। आइए उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें। देखिए, इस छोटे से क्लिप में आपको यह दिखाया जाएगा कि एक मादा एस्केरिस से कितने अधिक अंडे उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीवित हो रहते हैं अथवा नहीं, ये एक अन्य चर्चा का विषय है, परंतु एक मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे उत्पन्न कर सकती है। यह प्रजनन की प्रचुर क्षमता का एक अच्छा उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि आंत में, इंटेस्टाइन में मादा एस्केरिस के द्वारा उत्पन्न किए गए अंडों से जो संतान उत्पन्न हुई है उनकी संख्या कितनी अधिक है। और प्रायः एस्केरिस के ये संतति इंटेस्टाइन को पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिन्हें ऑपरेट करके निकालना पड़ जाता है। आप देखें एस्केरिस में कितनी अधिक प्रचुर क्षमता पाई जाती है संतान उत्पत्ति की। बच्चों, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जिन छात्रों को नोट्स की आवश्यकता है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन्हें नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अगले वीडियो में आप देखेंगे प्रजनन की विधियां। जंतु एवं वनस्पति दोनों में विभिन्न प्रकार की प्रजनन की विधियां होती हैं। इस वीडियो के बाद ही आप उस वीडियो को देखेंगे, तभी उनके तथ्यों को आप समझ पाएंगे। बच्चों, जय हिंद।